हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है यूपीएससी 101 पर, इंडिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन लर्निंग चैनल। तो आज हम लोग प्रीफैक्टो की सीरीज का जो आखिरी लेक्चर है उसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स के लिए एक लैंडमार्क टॉपिक्स है और इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सो ब्रॉडली टू टॉपिक्स आर देयर। जो पहला टॉपिक है वो है ब्लू इकोनॉमी और दूसरा है बाइलैटरल नेटिंग। तो लेट्स कंग्रेचुलेट एआईआर टू जागृति अवस्थी जो हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई थी। उसके अलावा हमारे पास 169 जो रैंकर्स हैं अनअकैडमी द्वारा चुने गए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। ये लोग सारे अनअकैडमी के लर्नर्स रहे हैं, फुल टाइम लर्नर्स। संडे को कॉम्बैट होता है तो इस कॉम्बैट को एवरी 11 AM आप लोग दे सकते हैं। पी सिंह 10 मेरा कोड यूज करिए, पी सिंह 10 मेरा कोड यूज करके आप कॉम्बैट में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पानी है तो आप अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक कोर्स को ऑफर कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। और आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस मिलेगा। पर्सनली जो है मैं आपको मेंटर करूंगा आपकी जर्नी में। अगर आप मेरा कोड पी सिंह 10 यूज करते हैं, दो फायदे होंगे। पहला तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा और दूसरा कि एज अ मेंटर आई विल हेल्प यू इन द इंटायर जर्नी, आपके सिलेक्शन तक, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज में मैं आपका मेंटर रहूंगा। ये मैं आपको पर्सनल अपना अश्योरेंस देता हूं। तो ये आप इस तरह से आप इसको बेनिफिट को उठा सकते हैं। आप 12 मंथ्स, 24 मंथ्स जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। पी सिंह 10 कोड ये याद रखिएगा, 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आपको हेल्प मिल जाएगी। तो प्लस और आइकॉनिक में ये बेनिफिट्स आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो अगेन यू कैन यूज माय कोड, 10% आपको फ्लैट डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। बैचेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं, ये लास्ट वीक का है तो ये बैचेस जो है हर वेडनेसडे को स्टार्ट होते हैं। तो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। 18 अक्टूबर को आपका मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी शुरू हो रहा है, तो आप कोई भी बैच अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। 29 सितंबर को अगेन करंट अफेयर का बैच स्टार्ट हुआ है। ये वीकली करंट अफेयर सीरीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देयर आर टू टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं। पहला है ब्लू इकोनॉमी फॉर इंडिया और दूसरा है बायलैटरल नेटिंग। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं एंड यूपीएससी यूजुअली न्यू कॉन्सेप्ट्स पे सवाल पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ब्लू इकोनॉमी क्या है, ये ब्लू इकोनॉमी, और क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुद्दा बहुत क्लियर है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हमको नए रिसोर्सेज को ट्राई करना होगा। करंट लेवल पे हमारी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में वी आर फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, हमारे डिमांड्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। ऑलरेडी 7 बिलियन प्लस पॉपुलेशन वर्ल्ड की है और हमको नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करने होंगे अपने रिसोर्स को मीट करने के लिए, या फिर हमें अडेप्ट करना होगा। तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं और इसकी वजह से फॉसिल फ्यूल मेनली बर्न हो रहा है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज एक नया चैलेंज है। लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कोल हो गया, ये सारे रिसोर्सेज एक लेवल के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए मुश्किल होगा। इसीलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नई नई थ्योरीज डेवलप हो रही हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सोचना है कि हम कैसे अपने फ्यूचर जनरेशन को भी सस्टेन करें, एट द सेम टाइम हम अपनी नीड्स को मीट करें। तो ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यही है सीधा सीधा। वो ये कहता है कि हमें एक नया इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करना होगा जहां पर हम ओशनिक रिसोर्सेज, ब्लू मतलब यहाँ ब्लू सिग्निफाई कर रहा है ओशन को, हम ओशनिक रिसोर्सेज को हम यूज करें इन अ सस्टेनेबल मैनर। याद रखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओशनिक रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज करना है। और ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड, यानी 3/4 जो वर्ल्ड का है ओशन रिसोर्सेज, जिनको अभी तक हमने एक्सप्लोर किया तो है बट एक्सप्लॉइट नहीं किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया के रेस्पेक्ट में हैज रोल्ड आउट ब्लू ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी इन द पब्लिक डोमेन, इनवाइटिंग सजेशन। पब्लिक डोमेन में एक ड्राफ्ट पॉलिसी रखा है और वेरियस स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री, एनजीओ, एकेडमिक, सिटीजंस, इनको कहा है कि भी आप अपना सजेशन दीजिए, अपना इनपुट दीजिए। अब सवाल उठता है ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन क्या है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब वर्ल्ड बैंक ये कहता है, इट रिफर्स टू सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशनिक रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव लाइवलीहुड, जॉब एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ। यानी हम ओशनिक रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज करके कंट्री की ग्रोथ को डेवलप करेंगे, हम लोग लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ जॉब एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ को भी मेंटेन करेंगे।
अब ये कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक नया मुद्दा है। ब्लू इकोनॉमी सीक्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला। सोशल इंक्लूजन, यानी हम लोग जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, एंड प्रिजर्वेशन और इंप्रूवमेंट ऑफ लाइवलीहुड एज वेल एज इंश्योरिंग इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओशन एंड कोस्टल एरियाज। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में हमारे पास सोशल इंक्लूजन मॉडल में हमें ये इंश्योर करना है कि हम ओशनिक रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करें, और जो कोस्टल पॉपुलेशन है या जो पॉपुलेशन ओशन के पास रहती है उनको जॉब प्रोवाइड करें, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, और एक तरह से एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करें, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज अभी लिमिटेड है। इकोनॉमिक फिलॉसफी, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ ब्लू इकोनॉमी सबसे पहले 1994 में डिस्कस हुआ था बाय प्रोफेसर गुंटल पॉली, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी में इन्होंने इस बात को चर्चा किया था, और इन्होंने कहा था दैट फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, जो ग्लोबल वार्मिंग से इंपैक्ट हो रही है, वहां पे हमें नए मॉडल को ढूंढना पड़ेगा। The Blue Draft Policy document outlines vision and strategy that can be adopted by Government of India. यानी भारत सरकार का विजन स्ट्रैटेजी है to utilize the plethora of oceanic resources available in the country. हमारे इंडिया, अगर आप देखोगे तो इंडिया एक तरह से इस तरह से पेनिनसुलर पार्ट है, और पूरा जो ओशनिक रिसोर्सेज है, ऑलमोस्ट 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ओशनिक रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ओशनिक रिसोर्सेज अबंडेंस में है। सवाल यह है कि इनको हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे इनको यूज करेंगे विदाउट इंपैक्टिंग द लाइफ, मरीन लाइफ और इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या एम करता है? टू इनहांस कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी टू इंडियाज जीडीपी, इंडिया जीडीपी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना, इंप्रूव लाइव्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटी, प्रिजर्व मरीन बायोडाइवर्सिटी, मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी ऑफ मरीन एरियाज एंड रिसोर्सेज। तो ये हमारे जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा it is in line of Government of India's vision of New India by 2030, stressing the need of coherent policy integrating different sectors as to improve lives of coastal communities and accelerate development and employment। यानी हमको 2030 का जो नया विजन है, वहां पर हमको ये सोचना है कि कोस्टल कम्युनिटीज को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, उनकी लाइवलीहुड कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे, और कैसे इसमें ब्लू इकोनॉमी एक पिलर हो सकता है। सिक्स्थ डायमेंशन ऑफ विजन 2030, जो सिक्स डायमेंशन है विजन 2030 का, वो कहता है कि हम सागरमाला यानी सी लेड डेवलपमेंट करना होगा, जहां कोस्टलाइन एंड ओशन वाटर्स को हम डेवलप करेंगे। इट हाईलाइट्स ब्लू इकोनॉमी एज वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशंस ऑफ नेशनल ग्रोथ, यानी ब्लू इकोनॉमी वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशंस नेशनल ग्रोथ का होगा। The draft policy emphasizes policies across several key sectors to achieve holistic growth of Indian economy। इनका कहना है कि हमको इंडिया में जो डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, उनको सेवरल की सेक्टर्स को देखना होगा। द डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजेस फॉलोइंग सेवन थीमेटिक एरियाज, फॉलोइंग सेवन थीमेटिक एरियाज को आइडेंटिफाई किया है। पहला क्या क्या है? फर्स्ट, नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर ब्लू इकोनॉमी, यानी जैसे हम जीडीपी निकालते हैं, तो जीडीपी इज अ नेशनल अकाउंटिंग मेथड, नेशनल अकाउंटिंग मेथड है, और इस नेशनल अकाउंटिंग मेथड में हम लोग एक ब्लू इकोनॉमी का भी अकाउंटिंग मेथड क्रिएट करेंगे एंड उसके गवर्नेंस मॉडल को डेवलप करेंगे। A new robust mechanism to generate and collect reliable data pertaining to blue economy will be developed। तो पहला होगा कि ब्लू इकोनॉमी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी बात करेंगे। द सेकेंड पॉइंट वुड फोकस ऑन कोस्टल मरीन स्पेशल प्लानिंग एंड टूरिज्म, यानी हम कोस्टल लेड डेवलपमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और टूरिज्म उसमें सबसे वन ऑफ द प्राइम पिलर होगा। इंडिया नीड्स टू अडेप्ट टू कोस्टल मरीन स्पेशल प्लानिंग अप्रोच टू इंटर गवर्नमेंटल ओशनिक कमीशन guidelines to establish national level authority to define scope and nature of CMSP। यानी हमको ये इंश्योर करना है कि हम एक नेशनल लेवल अथॉरिटी क्रिएट करें और हम उसके हिसाब से स्पेशल प्लानिंग एंड टूरिज्म करें। दिस विल अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी, लोकल कम्युनिटीज, प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट टू मीट लोकल एंड नेशनल नीड। यानी हमको जो ये कोस्टल मरीन स्पेशल प्लानिंग है, इस अप्रोच के हिसाब से हमको डेवलप करना होगा, और एक इंटरनेशनल ओशनिक कमीशन के जो गाइडलाइंस है उनको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम फॉलो करके ब्लू इकोनॉमी, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इज मरीन फिशरी एंड एक्वाकल्चर एंड फिश प्रोसेसिंग, यानी मरीन फिशरीज को डेवलप करेंगे टू इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी ऑफ मरीन फिशरीज थ्रू न्यू नेशनल पॉलिसी अलॉन्ग विद प्रॉपर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो मरीन फिशरीज, एक्वाकल्चर, फिश प्रोसेसिंग वाले एरिया में एक ऐसी पॉलिसी डेवलप करेंगे ताकि हम फिशरीज सेक्टर को डेवलप करें, फिश प्रोसेसिंग को इंश्योर करें,
और इससे हम एक्सपोर्ट या फिर हमारे डोमेस्टिक डिमांड्स को मीट कर पाए। Manufacturing emerging industries, trade, technology, services, and skill development to ensure high capital infusion through public-private partnership. Public-private partnership के द्वारा हम डेवलप करें, enhance ease of doing business in the sector. तो manufacturing emerging industries, trade, technology, services, and skill development ये हमारा अगला पिलर होगा, यानी हम इन एरियाज में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ब्लू इकोनॉमी के द्वारा हम रिसोर्सेज को यूज करके इन सेक्टर्स को डेवलप करेंगे। The next is logistic infrastructure, shipping and including transshipment. Government should formulate 30-year holistic shipbuilding plan across existing green field shipyard under Atmanirbhar Bharat to boost shipping and building sector. तो शिप बिल्डिंग, लॉजिस्टिक और इंफ्रा को डेवलप करना होगा और यहाँ पे एक 30 ईयर का आप होलिस्टिक प्लान बनाइए, ऐसा गवर्नमेंट कहती है, जिसमें हम लोग ग्रीन फील्ड शिपयार्ड यानी जीरो शिपयार्ड डेवलप करने का, आत्मनिर्भर भारत टू बूस्ट इंडिया शिपिंग एंड बिल्डिंग सेक्टर। तो हमको एक इस सेक्टर को एक्सप्लोर करके हमें ये सारी चीजों को डेवलप करना होगा। कोस्टल एंड डीप सी माइनिंग एंड ऑफशोर एनर्जी एनविसेज टू लॉन्च नेशनल प्लेसर मिशन। अब जो आपके ओशनिक रिसोर्सेज है, मान लीजिए ये ओशनिक रिसोर्सेज है, ये ओशन है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल, तो ये ओशनिक रिसोर्सेज हैं, तो इसमें नेशनल प्लेसर मिशन, जो यहाँ पर प्लेसर डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं ओशन के बेड पर, सी बेड पर, उनको कैसे हम एक्सप्लोर करें, प्लेसर डिपॉजिट, एंड इवॉल्व अ रोड मैप फॉर एक्सट्रैक्शन, कैसे उनको एक्सट्रैक्ट करें। इंडिया विल टेक अ लीड रोल इन एक्सप्लोरेशन ऑफ कोबाल्ट रिच सी माउंट फेरो मैग्नीज क्रस्ट इन इंडियन ओशन, यानी हम ये इंश्योर करें कि हम यहाँ पर एक लीड रोल डेवलप करें और ये सारे कोबाल्ट रिच सी क्रस्ट को हम एक्सप्लोर करें। यहाँ पर मेनली हमको प्लेसर डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर करना है, डीप सी माइनिंग करनी है और मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन एंड इंटरनेशनल एंगेजमेंट, वो ये भी कहता है कि हमें इंटीग्रेट करना है नेशनल जियो इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, स्पेस एप्लीकेशन विद इंटरनेशनल पार्टनरशिप विद की पार्टनर कंट्रीज। तो हमें सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के हिसाब से भी ब्लू इकोनॉमी को देखना है, क्योंकि जैसा मैंने बोला इंडिया का एक लंबा चौड़ा कोस्ट लाइन है और ये कोस्ट लाइन काफी वल्नरेबल है, तो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन दोनों के लिए जरूरी है, स्पेशली जब चाइना यहाँ एंटर करना चाहता है। तो ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशन बेस्ड इकोनॉमी, और ब्लू इकोनॉमी में कहीं ना कहीं हम ये भी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन की बात भी कहेंगे। साथ साथ हम इंटरनेशनल एंगेजमेंट करेंगे जो भी नियर बाई कंट्रीज हैं, क्योंकि चाइना का जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है इंडियन ओशन में, उसको हमें काउंटर करना होगा। एंड चाइना इज, बहुत सारी कंट्रीज चाइना को फियर भी करती है, तो हमें इसको एड्रेस करना होगा। अब क्या सिग्निफिकेंस है इस ब्लू इकोनॉमी का? सबसे जो पहला सिग्निफिकेंस जो आप देख सकते हो वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ अगर मैं आज कहूं तो मान लीजिए 6-7% मेंटेन्ड है, और यहां पर हम ओशनिक रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते हैं या बहुत लिमिटेड लेवल पे यूज कर पाते हैं। इफ इंडिया हैज टू ग्रो फर्दर, आई थिंक इंडियन ओशन एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया होगा, बिकॉज दिस एरिया इज अनएक्सप्लोर्ड। याद रखिए ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड है एंड इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज ऑयल एंड गैस इंपोर्टेड थ्रू सी। Further, this dependency is expected to rise by 2025 exponentially, यानी 2025 तक ये सेक्टर एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का इसका एडवांटेज रहेगा। तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है फोकस करना है बाय एक्सप्लोरिंग द ऑयल एंड गैस या फिर पूरा कह लीजिए मरीन रिसोर्सेज को। अगला है इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी जो ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, इस कोस्ट लाइन के 200 नॉटिकल माइल तक हर तरफ ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ है, और ये लगभग 20 मिलियन या 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिस विच हैज अ ह्यूज लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज विद सिग्निफिकेंट रिकवरेबल रिसोर्सेज सच एज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इस 200 नॉटिकल माइल में जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, लिविंग मतलब फिश हो गया, फिशरी सेक्टर हो गया, नॉन लिविंग मतलब प्लेसर डिपॉजिट हो गया, एनर्जी हो गए, ऑयल या गैस कहीं मिल सकता है, तो वो उन सारे एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना है। सिमिलरली हार्नेसिंग ओशन वेल्थ, जैसा मैंने कहा कि हमको ओशन वेल्थ को समझना है। ओशन एक बहुत बड़ा रिसोर्स का एरिया है, जैसा मैंने कहा कि 3/4 पूरा वर्ल्ड का जो है ओशन है, यानी 1/4 पे ही हम रह रहे हैं। सो माइनिंग ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, यानी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को, PMN, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को हमें सीबेड से उठाना है। कैन हेल्प इंडिया इंप्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ निकल, कॉपर, कोबाल्ट एंड मैग्नीज। ये PMN में ये सारे मेटल्स निकल, कॉपर, कोबाल्ट और मैग्नीज मिलता है। थ्रू एन एग्रीमेंट एंड विद एन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंडिया हैज राइट टू एक्सप्लोर पॉली मेटालिक नोड्यूल्स ओवर 7.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमें इस ओशन वेल्थ को एक्सप्लोर
करना है, हार्नेस करना है और पॉलीमेटेक नोड्यूल्स को हमें बेसिकली यूज करना है। देन ट्रेड पोटेंशियल, अगर मैं ट्रेड पोटेंशियल की बात करूं, इंडियन ओशन रीजन प्रेजेंट्स ट्रिमेंडस ट्रेड पोटेंशियल फॉर द कंट्री। द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन exhibit significant dynamism in the past few years as the trade in the region increased by 4 times। यानी अगर इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसका एडवांटेज ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा, नेक्स्ट है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। यानी इंडिया हैज अ नेशनल फिशरी पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव। नेशनल फिशरी पॉलिसी जो है वो ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, विच फोकस ऑन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फिशरीज वेल्थ फ्रॉम मरीन एंड अदर एक्वेटिक रिसोर्सेज। यानी एक फिशरीज या फिश कल्चर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक डिमांड को मीट कर सकते हैं, और इंडिया के पास ये रिसोर्स काफी अवेलेबल है, वाटर, इनलैंड वाटर रिसोर्सेज, आउटसाइड, तो ये सारा हम उसको यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा मैंने कहा, डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स। यानी हमारी प्रेजेंट नीड को मीट करते हुए हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है। तो ओशन बेस्ड ब्लू इकोनॉमी इज द नेक्स्ट सनराइज इशू फॉर डेवलपमेंट एक्सपर्ट। ब्लू इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द आइडिया टू यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, एम्प्लॉय रिन्यूएबल इनपुट। रिन्यूएबल इनपुट यानी हम सी रिसोर्सेज को यूज करें, उससे पावर जनरेट करें, उन रिसोर्सेज से हम अपनी मेटल नीड को मीट करें, एंड ओशन एज अ रिसोर्स, ये फिलॉसफी फॉलो करें दैट एड्रेसेस प्रॉब्लम और रिसोर्स स्कैर्सिटी एंड इनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम रिसोर्स स्कैर्सिटी को एड्रेस करने के लिए ओशन एज अ रिसोर्स को हम यूज कर सकते हैं। मरीन बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क एंड मिटिगेट इकोलॉजिकल चैलेंजेस। ऐसा मानना है कि मरीन रिसोर्स को यूज करेंगे तो जो एनवायरमेंट का इंपैक्ट है, इकोलॉजिकल जो चैलेंज है, वो कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, द ऑप्टिमाइज एंड रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन विल इनेबल टू अचीव बैलेंस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी मरीन रिसोर्सेज को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हम इकोलॉजिकली जो डैमेज कम होगा, ये सारी बात तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगी। लेकिन अभी इतना जरूर मानना है एक्सपर्ट्स का कि अगर हम ओशन रिसोर्सेज को यूज करें तो हम काफी कुछ मरीन जो है रिसोर्सेज को यूज करके इकोलॉजिकल जो बैलेंस है मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इस मॉडल में हम सस्टेनेबल मॉडल को ढूंढ रहे हैं, हम कोई यहाँ पर फ्यूल नहीं बर्न कर रहे हैं। हम ओशन रिसोर्सेज जो हम जिनको यूज कर सकते हैं, जिनको हम अनप्लग कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग मच डैमेज टू ओशन, हम उसको यूज करने की कोशिश करेंगे एंड इन सस्टेनेबल मैनर। मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, सस्टेन तरीके से यूज करेंगे सो दैट द रिसोर्सेज आर एबल टू रिप्लेनिश एज वेल। यानी रिसोर्सेज वो वापस जनरेट भी हो पाए, ये भी उतना ही जरूरी है। अगला है इनकरेजिंग इंडस्ट्रीज। इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, एक्वाकल्चर, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, ओशन एनर्जी, सी बेड माइनिंग, ये सारा एक नया एरिया है जिससे न्यू एनर्जीज इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है, पोटेंशियल टू क्रिएट जॉब, स्पर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक ग्रोथ की पोटेंशियल भी है। इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, इंडियन ओशन रीजन नीड्स अ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल पार्टनरशिप। Countries in the region need not only coordinate and manage growing security challenges, but also realize substantial economic potential the Indian Ocean area present। यानी एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क में इस मॉडल को हम यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव। कोऑपरेशन, इंडियाज कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद रीजनल पार्टनर। यानी ओशन के द्वारा रीजनल पार्टनर्स, हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, उनसे एक सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी डेवलप करें, मेगा डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें, एंड जो भी ओशन बेस्ड ब्लू इकोनॉमी के फुल पोटेंशियल को रियलाइज करें। क्योंकि इसमें बहुत सारा एरिया जो है हम नेबरिंग कंट्री से शेयर करते हैं। मैं अगर बात करूं श्रीलंका और इंडिया के बीच, तो हम वाटर रिसोर्स को शेयर करते हैं, तो कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, आपका मालदीव्स है, मॉरिशियस है, तो इनसे हम कोऑपरेट करें। इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, तो वी नीड टू कोऑपरेट विद दीज कंट्रीज एज वेल। इसके अलावा इकोनॉमिक इंसेंटिव, ग्रांटिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव टू स्मॉल फिशरमैन टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अभी जो मॉडल है सस्टेनेबल फिशिंग का, वो अभी डेवलप नहीं हो पाया है, रिसोर्सेज को ओवर यूज करते हैं। तो हमें एक सस्टेनेबल मॉडल को यूज करना है टू इंक्रीज इन द प्रोटेक्टेड मैरिटाइम एरिया टू रिकवर हैबिटेट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सीज। यानी हमको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स डेवलप करके हमें इंश्योर करना है कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस को लेके आए और हम इसको यूज कर पाए। प्लेसर डिपॉजिट, अब ये देखो, ये प्लेसर डिपॉजिट है, आप देखो यहाँ पर
ठीक है, ये प्लेसर डिपॉजिट है, ये ओशन का बेड पे है। मान लो ये ओशन है, ओशन का जो है ये बेड है, और यहाँ ओशन बेड में कुछ किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर के अंदर तक ये सारे डिपॉजिट दबे हुए हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये डिपॉजिट हुए हैं। सो प्लेसर डिपॉजिट आर एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल फॉर्म बाय ग्रेविटी सेपरेशन फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्स ड्यूरिंग सेडिमेंट्री प्रोसेस। तो ये धीरे धीरे डेवलप हुए हैं प्लेसर डिपॉजिट सी ओशन बेड पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। इंडिया इज रिच इन प्लेसर मिनरल्स। प्लेसर मिनरल में इंडिया काफी रिच है, जैसे निकल, यूरेनियम, कॉपर, थोरियम, टाइटेनियम, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, पॉलीमेटालिक मैग्नीज नोड्यूल्स, कोस्टल इलेमाइट, गार्नेट एंड जिरकॉन। तो ये बहुत सारे मिनरल्स हैं जो फ्यूचर में हमें चाहिए होंगे, और इसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम अपने ओशन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। Polymetallic nodules and polymetallic massive sulfides are two mineral resources for commercial interest to developers in the Indian Ocean। यानी poly PMN और PMS, ठीक है, सल्फाइड, दोनों को हम कमर्शियली जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इंडियन नीड्स को मीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंश्योर करेंगे कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए अपने डेवलपमेंट को आगे लेके चलेंगे। सो दैट कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओशन का ब्लू इकोनॉमी। और टिपिकली जैसे मैंने कहा 4 to 5 किलोमीटर वाटर डेप्थ पे ये सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। गोल्फ साइज के होते हैं, कंटेन गोल्फ साइज के सी बेड पे दबे रहते हैं, निकल, कोबाल्ट, आयरन ये मिलता है। एंड दे हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन द सेडिमेंट ऑफ सी फ्लोर। सी फ्लोर के सेडिमेंट पे मिलियंस ऑफ ईयर के प्रोसेस में ये बने हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, और अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है बायलैटरल नेटिंग। होपफुली आपको अगर समझ में आया होगा। ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बेसिक है। डेवलपमेंट जहां हम ओशन रिसोर्सेज को यूज करें, दैट इज इट। अब अगला कॉन्सेप्ट है बायलैटरल नेटिंग का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। बायलैटरल नेटिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने अकाउंट की शेयरिंग कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए इट इज अ बायलैटरल नेटिंग qualified financial contract was enacted to ensure financial stability and promote competitiveness in the Indian financial market। तो इंडियन मार्केट्स में इसका इस्तेमाल होता है, स्पेशली डेरिवेटिव मार्केट में इस्तेमाल होता है। और ये होता क्या है, इसको हम समझते हैं एट अ बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट। तो इट इज एन एग्रीमेंट, ये बायलैटरल नेटिंग एक एग्रीमेंट है that enable two counterparties in a financial contract to offset claims against each other and determine a single net payment obligation due from one counterparty to other। मान लीजिए दो बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया है एंड आपका एसबीआई है। बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई को 100 करोड़ देने हैं और एसबीआई को 50 करोड़ देने हैं, ठीक है। तो अब ये 100 करोड़ दें और 50 करोड़ दें, तो क्या नहीं, ऐसा करते हैं कि हम एक नेट निकाल लेते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ देने हैं एसबीआई को, 50 करोड़ एसबीआई को देने हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसका नेट कर दूं तो ये एसबीआई को हम जीरो कर देते हैं, यानी टोटल 50 करोड़ हमें बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई को देना है। तो 100 माइनस 50 यानी 50 करोड़ जो है बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई को देना है। और इस केस में दोनों के सेटलमेंट कर रहे हैं। तो टू काउंटर पार्टीज एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में ऑफसेट क्लेम अगेंस्ट ईच अदर टू डिटरमिन अ सिंगल नेट पेमेंट ऑब्लिगेशन। यानी अब मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो मैं भी पेमेंट करूं, आप भी करो, क्यों ना हम दोनों को एडजस्ट कर दें और फाइनल वन पेमेंट करें। और इससे क्या होगा, सिंगल पेमेंट ऑब्लिगेशन होगा, और इससे दोनों के डेट या दोनों के जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट की वो मीट हो जाएंगी। तो ये होता है बायलैटरल नेटिंग। नेटिंग ऑफर्स ऑफसेटिंग ऑफ ऑल क्लेम्स अराइजिंग डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच होता है टू डिटरमिन नेट पेबल अमाउंट। नेट पेमेंट किसको, वन पार्टी को पे करना होगा, और रिसीवेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। जिसको पे करना होगा वो पे करेगा, जिसको रिसीव करना होगा वो रिसीव करेगा, और इसी को हम नेटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। सिमिलरली मल्टीलैटरल नेटिंग, अब ये बायलैटरल है, दो लोग, मल्टीलैटरल में मल्टीपल पार्टीज हैं। मल्टीलैटरल नेटिंग एग्रीमेंट अलाउज काउंटर पार्टीज टू ऑफसेट क्लेम अगेंस्ट ईच अदर थ्रू सेंट्रल काउंटर पार्टी इन अ क्लियरिंग हाउस। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। किसी को एक्स पेमेंट वाई को करना है, वाई पेमेंट किसी को जेड करना है। तो वो सारा एक कॉन्सेप्ट हम डेवलप करें जिसमें सब एक दूसरी पार्टीज के सेटलमेंट को क्लियर कर पाए थ्रू पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इसको हम लोग मल्टीलेटरल नेटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। बायलैटरल में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अर्लियर इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉ डिड नॉट परमिट बायलैटरल नेटिंग। पहले बायलैटरल नेटिंग अलाउड नहीं था, सिर्फ मल्टीलैटरल अलाउड था। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा हमारे ट्रेड का पार्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट में। 40% फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में बायलैटरल होता है एंड 60% मल्टीलैटरल होता है। तो ये 60% अलाउड था, 40% अलाउड नहीं था।
ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है और इन कॉन्सेप्ट को समझ के हम समझेंगे। पहला है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव्स एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, डेरिवेटिव एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वैल्यू कहीं और से डिराइव होती है। जैसे मान लिया मैंने कहा ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है, और ये घर के पेपर्स है, हाउस पेपर्स है मान लीजिए। और ये जो हाउस पेपर्स हैं इसके अगेंस्ट मैं सिक्योरिटी इशू करूंगा जिसकी ट्रेडिंग करेंगे, और ये सिक्योरिटी होगा डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव घर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मैंने एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू किया, या कह लीजिए सिक्योरिटी मतलब जिसको ट्रेड करते हैं उसको डेरिवेटिव कहेंगे। तो डेरिवेटिव वो होता है जिसकी वैल्यू कहीं और से डिराइव हो रही है। तो ये सिक्योरिटी है दैट डिपेंड्स और डिराइव फ्रॉम प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। द कॉमन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स इंक्लूड ऑप्शन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, वारंट्स एंड स्वैप। यानी ये डेरिवेटिव्स हैं जहां पर एक सामान की वैल्यू, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू किसी किसी से डिराइव होती है। वो प्रॉपर्टी हो सकता है, स्टॉक प्राइस हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। तो ये डेरिवेटिव मार्केट जो है कहीं और से डिराइव होता है और उसकी ट्रेडिंग होती है। तो अब जैसे जैसे ये हाउस का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डेरिवेटिव का प्राइस भी ऊपर नीचे होगा, और इसकी ट्रेडिंग हम लोग डेरिवेटिव मार्केट की ट्रेडिंग कहते हैं। तो ऑप्शंस, फ्यूचर, फॉरवर्ड, वारंट, स्वैप इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ये एग्जांपल है डेरिवेटिव का टाइप है। ओवर द काउंटर मतलब दीज आर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड बिटवीन टू पार्टीज विदाउट गोइंग थ्रू एक्सचेंज और इंटरमीडियरी। यानी आप दो पार्टी इन्वॉल्व हैं और एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, बट आप सिर्फ डेरिवेटिव के द्वारा आप डीलिंग कर रहे हो। तो ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव हो गया। इसके अलावा क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू क्वालिफाइड फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट वेयर एटलीस्ट वन पार्टी इज रेगुलेटेड बाय रेलेवेंट अथॉरिटी। यानी दो जैसे मान लीजिए दो पार्टीज हैं और वो फाइनेंशियल मार्केट में डील कर रही है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, या मान लीजिए मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो ये सारे जो है फाइनेंशियल मार्केट हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। एक पार्टी को रेगुलेटेड होनी चाहिए, मान लीजिए सेबी से रेगुलेटेड है या आरबीआई से रेगुलेटेड है। तो ये क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। दो पार्टीज इन्वॉल्व है लेकिन एक पार्टी वो रेगुलेटेड होना चाहिए किसी अथॉरिटी से। नेटिंग, अब इन सब में नेटिंग का इस्तेमाल होगा डेरिवेटिव्स में, ओवर द काउंटर एक्सचेंज में। तो नेटिंग इज वेरी कॉमन इन एडवांस इकोनॉमीज वेयर सेटलमेंट इज बेस्ड ऑन नेट पोजीशन इन बायलैटरल मल्टीलैटरल। भाई आप ग्रॉस 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 पोजीशन मत लीजिए, आप नेट कीजिए। हाँ भाई, तुमको 10 रुपए देने हैं मुझे और मुझे तुम्हें 20 रुपए देने हैं, तो नेट मुझे 10 रुपए तुम्हें देने हैं। ये हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिंग होता है। अब जब पेमेंट करना होता है तो कई बार पेमेंट के अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए किसी को 100 करोड़ देना है, एक पार्टी P1 को, पार्टी P2 को 100 करोड़ देना है। तो अब ये जो 100 करोड़ है, ये मान लीजिए ये किसी चीज के अगेंस्ट दे रहे हो। ये एक मॉर्गेज है, सिक्योरिटी है, उसके अगेंस्ट दे रहे हो। सिमिलरली एक पार्टी 2 है, उसको पार्टी 2 को भी है 100 करोड़, 200 करोड़ देने हैं। तो इसके अगेंस्ट भी ये क्या कर रहा है, एक मॉर्गेज जनरेट कर रहा है। तो अब होता क्या है कि जब दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो मैं क्यों ना हूं इनका नेट निकाल लें। तो ये जो मॉर्गेज इसका जो फंसा हुआ है वो शायद नहीं फंसेगा। यानी नेट में अगर मैं बात करूं नेट, तो P2 को 100 करोड़ देने हैं। तो ये P2 का जो मॉर्गेज असेट है वो भी कम हो जाएगा और P1 का तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेटलमेंट कर पाओगे नेट पोजीशन पे, ना कि ग्रॉस पोजीशन पे, कि मुझे आपको इतना देना है, आपको मुझे इतना देना है। At present, major jurisdictions such as US, UK, Australia, Canada, Japan, Singapore, ये have legal provisions for netting agreement. Global regulatory bodies such as Financial Stability Board and Basel Committee on Bank Supervision has supported the use of such netting. तो यहाँ इन्होंने कहा है कि भाई ये नेटिंग्स जो है काफी हेल्प करेंगे, बिकॉज ट्रेडिंग में हर पार्टी को, किसी न किसी पार्टी को पेमेंट्स करने होते हैं। आप ट्रेड में इन्वॉल्व होते हो, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो, तो नेटिंग अग्रीमेंट काफी क्लियर कट होना चाहिए। अबाउट बायलैटरल नेटिंग एंड क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट 2020, ये क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल नेटिंग फॉर क्वालिफाइड QFC विच आर ओवर द काउंटर। यानी QFC ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट में ये डील कर सकते हैं, और अभी तक बायलैटरल नहीं था, सिर्फ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था। तो अब वो एड्रेस हो जाएगा। द एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड डेजिग्नेशन ऑफ एनी बायलैटरल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ द अथॉरिटीज नेमली। यानी यहाँ पे पेमेंट्स होगा जो किसी भी अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो सकता है। आरबीआई हो सकता है, सेबी हो सकता है, IRDA हो सकता है, PFRDA हो सकता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी हो सकता है। तो ये सारे हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट पेएबल अमाउंट पेएबल अंडर द
close out netting accordance with terms of netting agreement, imposing certain limitations on the power of the administrator practicer। यानी यहाँ पर आप नेट पेमेंट अवेलेबल होगा, एक क्लोज नेटिंग एग्रीमेंट होगा और अकॉर्डिंगली जो है ये काम करेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, रिड्यूस क्रेडिट रिस्क एंड रेगुलेटरी कैपिटल बर्डन फॉर बैंक। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे को किसी को पेमेंट करना है तो उसके मैं किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट पेमेंट करता हूं तो ये क्रेडिट रिस्क और रेगुलेटरी रिस्क को कम कर देगा, freeing up capital for other productive uses and reduce systemic risk during the default। अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो रिस्क भी कम हो जाएगा क्योंकि एक पार्टी को पे करना हो दूसरे पार्टी को पे नहीं करना होगा। विदाउट बायलैटरल नेटिंग इंडियन बैंक्स टू हैव टू सेट असाइड हायर कैपिटल। बायलैटरल नेटिंग अगर नहीं होता है तो आपको हायर कैपिटल रखना होता है अगेंस्ट देयर ट्रेड इन द ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव मार्केट में मेनली जो शेयर मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट होते हैं वहां पे डीलिंग होती है, which impacts their ability to participate in the market। इनकी एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है मार्केट में डील करने के लिए। The capital saving would enable banks to provide price efficiency in offering hedging instrument to business in India, catalyze corporate bond market and developing credit default swap market। यानी इससे हमारे ये सारे मार्केट डेवलप होंगे, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट डेवलप होंगे। हेजिंग में यानी किसी की वैल्यू किसी से आप डिराइव कर रहे हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डेवलप होगा, ग्रोथ करेगा। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है, यानी क्रेडिट मान लो डिफॉल्ट हो रहा है तो मैं आपको 100 करोड़ दे रहा हूं, आप मुझे 200 करोड़ दे रहे हो, तो अब एक दोनों अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं तो डिफॉल्ट वन साइड ही होगा, दोनों साइड नहीं होगा। तो इस तरह से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो सकता है। रिड्यूसिंग हेजिंग कॉस्ट कम होगा। लिक्विडिटी नीड्स बैंक की कम होगी क्योंकि एक ही पार्टी को पे करना है। प्राइमरी डीलर जो शेयर मार्केट में डील करते हैं उनकी बात हो रहा है। एंड अदर मार्केट मेकर देयर बाय इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन द ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट। बेसिकली ओवरऑल ये है कि डेरिवेटिव मार्केट जिसकी वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स की, सिक्योरिटीज की वैल्यू कहीं और से डिराइव हो रही है, वो ये डील करेंगे। इंक्रीज मार्केट पार्टिसिपेशन इन द सीरियस मार्केट वुड प्रोवाइड एन इम्पीटस टू द कॉर्पोरेट बॉन्ड डेवलपमेंट मार्केट। इससे ओवरऑल मार्केट डेवलप होगा। टेक्निकल है थोड़ा सा, घबराइए नहीं, बट आप इतना समझिए कि एक तरह से मार्केट को आप डेवलप कर रहे हो अगर इसको आप एक्सेप्ट कर ले देते हो। Establish efficient recovery mechanism for financial contract under the instance of default by counterparty, यानी रिकवरी मैकेनिज्म डेवलप होगा। Adhere to G20 एंड FSB कमिटमेंट, यानी जो ग्लोबल G20 और FSB हैं उसे कमिटमेंट को हम मीट करेंगे और रेगुलेटरी रिफॉर्म लेके आएंगे इस मार्केट में। A strong netting system generally gives rising to thriving derivative market as it provides most accurate picture of company's financial position, solvency and liquidity risk। तो ये जो है कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको थ्राइव करेगा, ग्रो कराएगा, मार्केट डेवलप होगा। एक तरह से न्यू मैकेनिज्म आप क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब कुल मिला के ये है। तो ये बायलैटरल नेटिंग है, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे और इस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आप मुझे मेरे इस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए, मुझे आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स ये मेरा कोर्स है आपका एमसीक्यू बेस्ड कोर्स है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं 2022 को टारगेट कर रहे हैं, आप इनको देखिएगा। ये 7 टेस्ट का सीरीज है, बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। दूसरा, स्पेशल क्लासेस आप मेरी रेगुलर फॉलो करिए। हम लोग मेंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, करंट इश्यूज, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ और बहुत सारे जो डिमांड्स है स्टूडेंट्स की वो मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स वर्क हार्ड, कीप अप द गुड वर्क। गॉड ब्लेस यू।